कहते हैं कि ये बॉयलर जो है अपने शरीर जैसे है, खाने और निकालने का सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। कई प्लांटों पे देखा हूँ, सबसे ज़्यादा इसी की वजह से मतलब प्लांट गंदा पड़ा रहता है। अपने पास एस हैंडलिंग की इतनी बढ़िया टीम है जो लगी रहती है दिन रात, मतलब प्रॉब्लम आने नहीं देती। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। आदमी इसको लेता उस पर कि बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में देखेंगे। तो अच्छा, एस आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल रिमेनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एस। कोल को जलाने के बाद जो कुछ बचा वो अपनी एस है। तो एस में हम इसको दो पार्ट में लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहला है कि एस कलेक्शन एंड कन्वेइंग सिस्टम, मतलब कि एस को हॉपर से निकालना। एस तो बन गई, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि पहले इसको कलेक्शन करके, तो कलेक्शन कहाँ हो गया, हॉपर में। हॉपर से फिर उसको कन्वेइंग करा के एक अपने स्टोरेज बना लिया है, वहां तक पहुंचाना। फिर सेकंड पार्ट आएंगे कि साइलो अनलोडिंग सिस्टम, कि एस को अनलोड करना, कहीं भेजना बाहर, जो भी हमारा डिस्पोजल का आइटम है। तो ये दो पार्ट में हम एस हैंडलिंग को समझेंगे। आगे करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपनी एस जो है दो टाइप की है, दो निकलती है। बॉटम एस को ही बेड एस यहाँ बोलते हैं, और फ्लाई एस। ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। सिलिकेट ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, फेरस ट्राईऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सबके परसेंटेज हैं। ये अपनी लैब से चेक है, उसी के डाटा डले हुए हैं। हाँ, लिमिट है सर, वो डाला। हाँ ठीक है। फिर इसमें एलओआई है इसका, कि एलओआई लॉस ऑफ इग्निशन कितना उसमें जलने वाले कंबस्टिबल पार्टिकल रह जाते हैं। ऐसे ये फ्लाई एश के केमिकल कंपोजिशन हो गए। इसकी बल्क डेंसिटी, अच्छा जब साइलो का कैपेसिटी डिसाइड होती है तो वो बल्क डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है कि उस मटेरियल की डेंसिटी क्या है, उससे फिर हम इसको टन या कि एम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। आगे करते हैं। ये मोटा मोटा समझते हैं कि कहाँ से बॉटम एस निकलती है, कहाँ से फ्लाई एस। तो बॉटम एस, बेड एस सबको पता है कि जो फर्नेस का निचले वाले हिस्सा है, यहाँ से जो निकलेगी वो बॉटम एस हो गई। फिर इसके बाद बाकी सिस्टम आएगा, इको, एपीएच और ईएसपी। यहाँ से जो एस निकलेगी वो फ्लाई एस कहलाती है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। बात हो गई टाइप ऑफ एस। अपन दो टाइप की एस पढ़ेंगे, बॉटम एस और फ्लाई एस। बॉटम एस थोड़ा कोर्स पार्टिकल होता है और फ्लाई एस थोड़ा फाइन रहता है। आगे करना। हाँ हाँ, बॉटम एस को बेड एस, अभी शुरू में कि यहाँ बेड एस भी बोलते हैं इसको। ये बॉटम या कि बेड एस is the ash collected from the bottom of the furnace bed where the fluidized combustion take place। जहाँ फ्लूडाइजेशन होता है उसी के नीचे जो एश निकलती है वो अपनी बॉटम एश या कि बेड एश कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ हैवियर, यानी भारी पार्टिकल होते हैं। नॉन कम्बस्टिबल, कभी कभी आता है बेड एश में हमारे अधजले कोयले भी निकल आते हैं। नॉन कम्बस्टिबल पार्टिकल्स, मोस्टली अनबर्न पार्टिकल, बर्न्ड ऑफ फ्यूल, सैंड, लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन डोज करें तब उससे निकलता है। सैंड हो गया, जो बेड मटेरियल अपना हो गया, ये सारी चीजें अपने बॉटम या कि बेड एश में मिलती हैं। अब बेड एश का अगर परसेंटेज देखा जाए तो हम कैलकुलेशन में निकालते हैं, तो बेड एश को 20% मानते हैं कि जो पूरे एश का टोटल परसेंटेज है वो बेड एश से 20% निकलेगा। फिर आता है फ्लाई एश। फ्लाई एश इज द फाइन पाउडरी बाई प्रोडक्ट कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लू गैस, जो उड़ के जाती है, जो उड़ के सेकंड पास या कि थर्ड पास आगे ईएसपी में गई, वो फ्लाई एश कहलाएगी। पाउडरी फॉर्म एकदम टलकम पाउडर जैसे रहता है। फ्लाई एश का 80% आदमी लेता है, कि फ्लाई एश मानता है कि टोटल जनरेशन का 80% फ्लाई। अच्छा, ये फिक्स नहीं है, 75-25 भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको पार्टी उसमें डिवाइड कर दिया कि इको और एपीएस से 10-10% निकलता है और ईएसपी से अपना 60% निकलता है। अब ईएसपी में भी जो सबसे पहला है उसमें सबसे ज़्यादा निकलेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं। अब आता है व्हाट इज एश हैंडलिंग सिस्टम, है क्या एश हैंडलिंग सिस्टम।
द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेस फ्रॉम द पावर प्लांट इज कॉल्ड एस हैंडलिंग सिस्टम। यानी एस का डिस्पोजल करने का वो पूरा सारा सिस्टम, सारा विधि एस हैंडलिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इट इंक्लूड फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला, टू रिमूव द एस फ्रॉम द फर्नेस टू हॉपर। पहला प्रोसेस है ऑपरेशन में कि सबसे पहले फर्नेस से तो अपने को ये टू रिमूव द एसेस फ्रॉम द फर्नेस हॉपर, सबसे पहले हॉपर से तो एस निकालें कैसे, उसके लिए सिस्टम समझेंगे क्या क्या लगा है। फर्नेस हॉपर से एस निकालना पहला टास्क है अपना। सेकंड, कि टू कन्वे द एसेस फ्रॉम द फर्नेस एस टू हॉपर टू ए स्टोरेज। अपना स्टोरेज बना है कहाँ, साइलो, तो दूसरा काम हो गया कि फर्नेस हॉपर से उस एस को साइलो तक पहुंचाना। फिर है तीसरा, टू डिस्पोज द एस फ्रॉम द स्टोरेज, यानी साइलो से फिर हमको बाहर कहाँ ले जाना है। तो वो 3 पार्ट में हम ऑपरेशन इसका समझेंगे एस हैंडलिंग का। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, एस हैंडलिंग सिस्टम ये 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग जगह है। अपने यहाँ तो मेनली ये बीच वाले को ही पढ़ेंगे। तो एस हैंडलिंग सिस्टम 3 टाइप में है। तो पहला क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या रहता है कि जहाँ हाई क्लिंकर, वो पानी के जेट स्प्रे लगे, पौंड एस कहलाता है, वो जाते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, स्लरी फॉर्म में बना के उसको बड़े बड़े पंप के थ्रू भेजते हैं। एस को पानी में घोल के दूर पौंड एस बना के रखते हैं, वहाँ भेजते हैं, फिर उसका पानी निकाल लेते हैं, ऐसे बस डंप होती जाती है। तो वो अपना हाइड्रोलिक सिस्टम है, वो अपने यहाँ है नहीं। फिर आता है न्यूमेटिक सिस्टम, इसको डिटेल में हम यहाँ देखेंगे, अपने यहाँ ये पूरा सिस्टम लगा है। फिर तीसरा है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम रहता है, ये बड़ी गंदगी होती है, वो सीधा सीधा बेल्ट कन्वेयर या कि SMBC सबमर्ज बेल्ट कन्वेयर भी बोलते हैं उसको, जो सीधा सीधा राख हॉपरों से गिरती है, पानी भरे रहते हैं, वो ले जाता है धीरे धीरे ट्रॉलियों में। गंदगी बहुत होती है मैकेनिकल सिस्टम में। तो अपन को अगर ये सिस्टम जहाँ का दुरुस्त चलता है, बढ़िया प्लांट एकदम चकाचक साफ सुथरा मिलता है, ये अपना प्लांट इतना सुथरा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, यानी सिस्टम बढ़िया चल रहा है। ठीक, आगे करते हैं। हाँ, चैन भी रहता है। वो हाई जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर का रहता है, वहाँ ये कन्वेयर बेल्ट नहीं यूज कर सकते वो, हाँ, वो जल जाती है, इसलिए वहाँ चैन टाइप का सिस्टम रहता है। जैसे अपने ड्रैग चैन फीडर है, वैसे ही ये धीरे धीरे इसको ले जाता है। तो वो अपने यहाँ है नहीं, इसलिए ज़्यादा उस पर हाँ, बायोमास में रहते हैं। अब आता है न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम, जो अपने यहाँ है, इसको पढ़ते हैं। तो एस में फ्लाई एस, बॉटम एस। अच्छा, बॉटम एस को तो जैसे है वैसे ही जाएगा, इसके लिए फिर फ्लाई एस में 2 सिस्टम होते हैं, प्रेशर और वैक्यूम। प्रेशर जो अपने यहाँ लगा है, वैक्यूम सिस्टम यहाँ नहीं लगा है। वैक्यूम सिस्टम जहाँ साइलो की जो दूरी होती है काफ़ी कम हो, तो वहाँ वैक्यूम पंप लगे होते हैं जो एस को खींच के ले जाते हैं। साइलो पर वो मैकेनिकल सील और वाटर सील्ड पंप रहते हैं, वो खींच के ले जाएंगे फ्लाई एस को। बेड एस के लिए नहीं काम करता वहाँ वैक्यूम वाला भी। तो ये अपने यहाँ जो सिस्टम है वो प्रेशर है, यानी धक्का लगा के। अब वैक्यूम में क्या है, वो अपने से पुल करता है, खींच के ले जाता है फ्लाई एस को। तो अपने यहाँ धक्का लगाने वाला सिस्टम है ये प्रेशर सिस्टम, इसको पढ़ते हैं आगे। अपना आगे न्यूमेटिक प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम। तो इसमें क्या है कि फ्लाई एस इज कन्वर्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यूजिंग न्यूमेटिक प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम। अब इसके लिए आप ब्लोवर लगाओ, कंप्रेसर लगाओ, आपको धक्का लगा के एस को पहुंचाना है आपके हॉपर से स्टोरेज तक, साइलो तक। एस इज कन्वर्ट इन सस्पेंशन इन द पाइप। पाइप में ही वो फ्लूइडाइज होते हुए आपको धक्का लगा लगा के आगे ले जाना है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोवर्स लाइक ट्विन लो ब्लोवर्स या कि कंप्रेसर आर यूज्ड। वो धक्का लगाने के लिए या कि आप ब्लोवर यूज कर लो या कि कंप्रेसर यूज कर लो। ठीक है, आगे करना। अच्छा, हाँ, ये अपने यहाँ का मेक है, मेरे को भी नहीं पता था पहले कि एस हैंडलिंग अपने किस मेक की है। मैकावर वीके की पता रहना चाहिए। पूछ ही 5 मारते हैं कि एस हैंडलिंग सिस्टम किस मेक का लगा है। तो मैकावर, अच्छा, तो ये अपना मैकावर वीके का लगा है एस हैंडलिंग सिस्टम। आगे करना। अच्छा, थोड़ा इसको देखते हैं कैसे ये एस हॉपर से अपन लाइनों तक लाते हैं, नीचे हॉपर से उतारने के लिए।
ऐसे रफ डायग्राम है मोटा मोटा, फिर आगे डिटेल और समझेंगे। ये अपना हॉपर है, ये अपना वेसल है। इसके बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक ये जो लगे हैं ये नाइफ गेट हैं, तो ये मान रहे हैं कि नाइफ गेट खुले हुए हैं सबके। ये डोम है, डोम वाल्व इसको बोलते हैं, कढ़ाई जैसे होता है। ये अभी डोम बंद है हॉपर में अपनी ऐसे। ये अगर ये लेवल का है, लेवल अगर दिखा रहा है तो अगले स्टेप में ये डोम ऑपरेट हो गया, मतलब डोम खुल गया तो ये एस नीचे आ गई वेसल में, हॉपर टू वेसल। फिर इसके बाद डोम बंद हो गया, डोम बंद हो गया तो इधर की एस अलग, इधर की, मतलब ये सिस्टम को आइसोलेट करना है आपको इससे, क्योंकि अगर हम इधर कन्वेइंग करेंगे तो एयर बैक प्रेशर जाके आपके हॉपर में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव रहता है। आईडी फैन चल रहा है तो यहाँ निगेटिव रहेगा, इसलिए इसको बंद होना जरूरी है। इसी के लिए आगे सील, प्रेशर सील यूज करते हैं, डोम सील, वो आगे समझेंगे। तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब आपका यहाँ ये इकट्ठा हो गया माल। अब यहाँ से ये एयर सिस्टम देंगे, एयर आपको ये धक्का लगा के कहाँ पहुँचा देगा, साइलो पे। ये मोटर रफली आइडिया है कि कैसे वो जो फ्लाई ऐस है, एक बेड ऐसे वो उतरता है हॉपर टू वेसल, फिर वेसल से इसको कन्वे करके ले जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये अपने यहाँ का ऐसे ड्राइंग है। अपने यहाँ ये एस हैंडलिंग सिस्टम, एक सिस्टम दो उससे बना है, एक मास्टर और एक स्लैब। मास्टर ये अपना मास्टर का ही है, इसमें स्लैब नहीं लिया हूँ। तो मास्टर में आप देखो इसको थोड़ा सा मैं देखते हो, ये आपका सबसे पहला ऊपर वाला पोर्शन कहला गया हॉपर। हॉपर के बाद यहाँ एक ये बॉल लगा रहता है व्हील वाला। फिर ये सर्ज हॉपर, सर्ज हॉपर पता ही होगा, ये इकट्ठा इस पे लोडिंग नहीं, अलग एक सिस्टम बना के रखते हैं। सर्ज हॉपर ही कहीं कहीं आप इस पे वाटर कूल जैकेट भी दे देते हो अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर का हुआ। वो आगे देखेंगे कहाँ वाटर कूल देते हैं कहाँ नहीं देते हैं ना। तो इसी पे वाटर कूलिंग सिस्टम भी दे देते हैं कि जो ऐस यहाँ उतरी है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, कुछ देर होल्ड हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो क्या रहेगा, आपके यहाँ पास डोम सील, सील रबड़ की रहती है, तो वो जल जाएगी, कट जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी डैमेज होगी। इसलिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ना हो, तो यहाँ कूलिंग सिस्टम भी रहता है। सब में नहीं रहेगा, ESP में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 200 रहेगा। इधर अपने जो बेड ऐसे हैं उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं, 300 डिग्री। तो उसको डाउन करने के लिए यहाँ वाटर कूलिंग अरेंजमेंट रहता है इस हॉपर पे। अच्छा, फिर इस पे आता है ये देखिए नाइफ गेट का सिंबल हो गया। ये फिर यहाँ ये एक्सपांसन बेलो है, कभी आपको सील उल चेंज करना हो तो बेलो आप दबा के निकाल सकते हो। ये आपका डोम हो गया। ये मास्टर वेसल है। अब इसमें दो टाइप की एयर आई हैं, एक इंस्ट्रूमेंट एयर जिसकी 7 kg प्रेशर, 6 kg 7 kg जो भी रहता है इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर, और एक सर्विस प्रेशर। तो अपना इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर है वो दो चीज़ों के लिए यूज होता है, एक तो आपके पॉपेट वाल्व ऑपरेट करने के लिए और एक सिलेंडर ऑपरेट करने के लिए, डोम्स वाल्व को, उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट एयर की ज़रूरत पड़ती है। और सर्विस एयर भी दो जगह ज़रूरत पड़ती है। सर्विस एयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको ऐस को कन्वे करने के लिए, और दूसरा एक उस पर लगा होता है फ्लूइडाइजिंग पैड। आपके इन हॉपरों पे यहाँ फ्लूइडाइजिंग पैड लगे रहते हैं, तो वहाँ भी आपको सर्विस एयर की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप डिटेल में और देखोगे तो ये प्रेशर स्विच, 4 प्रेशर स्विच लगे हैं, PS1, PS2, PS3 और PS4। ये आपके बाकी तरह बहुत ज़्यादा डिटेल में इंस्ट्रूमेंट वाले बताएंगे अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो। ये यहाँ गया, ये आपका वो न्यूमेटिक सिलेंडर हो गया। ये जब दबता है तो ये यहाँ ये स्विच लगी है, इसको प्रेस करता है तभी वो काटता है प्रेशर को। तो ये आपका यहाँ जाके ये सील प्रेशर दिखाता है, यहाँ पास डोम सील प्रेशर। थोड़ा आगे इसको लेते हैं, फिर इस पर और लौट के आएंगे, इस ड्राइंग को थोड़ा आगे करना। ये यहाँ अपने यहाँ का सिस्टम है। ये अपना सर्ज हॉपर है, सर्ज हॉपर के ऊपर अपना फर्नेस का हॉपर हुआ। फिर ये देखिए डिमिस्टर पैड लगे हैं इस पे, इस पे ये लगे हैं, यहाँ सर्विस एयर आती है। फिर ये अपना न्यूमेटिक पिस्टन है जो ये डोम को ऑपरेट करता है। ये नाइफ गेट ये वाला, ये एक्सपांसन बेलो, ये यहाँ लगा है डोम वाल, अंदर है अब दिखा नहीं सकते। ये पॉपेट वाल है। फिर ये NRV, ये अपनी
एक इस पे मेन कन्वेइंग के लाइन के साथ एक ये देखिए पतली सी बूस्टर लाइन गई है। बूस्टर लाइन थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगा के धक्का लगा के उसको ज़्यादा ताकत दे देता है, पहुंच जाती है। ये मेन कन्वेइंग लाइन है। एनआरवी सब में लगी है कि बैक ना आए। ये वेसल ये हो गया। अब ये देख लीजिए वही मोटा मोटा सिस्टम है कि ये आपका जब ये आपका डोम ये कढ़ाई जैसे होता है, ये डोम बंद रहेगा तो ये ऊपर ऐस, ये जहाँ डोम ऑपरेट हुआ तो ऐस यहाँ निकल आती है अपने। ठीक है, आगे करना। वही है जो हमने उधर पढ़ा, वही सिस्टम है। क्या क्या रहते हैं, एस हॉपर, नाइफ गेट, इंटरमीडिएट एस हॉपर, या कि उसी को बोलते हैं सर्ज हॉपर, है ना। दो हॉपरों के बीच वो इंटरमीडिएट रहता है, या कि उसी को सर्ज हॉपर भी बोल सकते हैं। एक्सपांसन बिलो, डोम वाल, पिस्टन सिलेंडर, वेसल, पॉपेट वाल, एनआरवी, कन्वेइंग, ये पार्ट है, पता रहना चाहिए क्या क्या लगे रहते हैं। बूस्टर लाइन, डिमिस्टर पैड, साइलो, बैक फिल्टर, एस कंडीशनर, अनलोडिंग स्पाउट, ये मतलब पूरा सिस्टम है अपना। एस कन्वे करने से अनलोड करने तक में ये पार्ट लगे रहते हैं। आगे करना। हाँ, ये है डोम अपना। इसको अब यही सिस्टम फिट होता है। ये अपना न्यूमेटिक सिलेंडर है, ये डोम है। इसका रूल है, अगर ये खुला है तो ये बंद होगा। अगर जैसे फील्ड पे आप गए, देखना है कि बंद है डोम, कैसे देखेंगे, तो अगर ये सिलेंडर खुला है तो मतलब ये है बंद होगा, अगर ये बंद है तो मतलब ये खुला हो। चलो आगे करना। तो ये पार्ट है, इतना बहुत ज़्यादा अपने को क्या करना, मैकेनिकल में है ये पार्ट। अगर डोम का पूरा किट मंगाते हैं चेंज करने के लिए तो इसमें ये सब रहते हैं, पूरा चेंज करते हैं। इतना जल्दी आदमी चेंज नहीं करता। मेन तो ये है अपना डोम, ये यही चलता है। अभी हम लोग इसको ग्रीसिंग का वैसे भी करते थे, लेकिन अब यही ग्रीसिंग करने का एक शेड्यूल बना लिया है कि ये साफ्ट चले तो इस पर ग्रीसिंग होती रहना चाहिए। ये अपना सिलेंडर हो गया, यही इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, आगे करना। हाँ, ये थोड़ा समझते हैं कैसे सील प्रेशर आता है, कैसे नहीं आता। ये आपका डोम हो गया। अच्छा, इस पे समझेंगे, ये डोम कभी कभी आदमी से अलाइन करता है तो सेंटर अलाइन नहीं रहता। आप वो जो फिक्स करते हो ना तो वो प्रॉपर बंद नहीं होता, क्योंकि आपका अलाइन वो टेढ़ा रहता है ना, उससे डोम कटता भी बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर आगे देखेंगे। तो ये डोम अभी ये पोजीशन पे, क्लोज पोजीशन पे है। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये सील है, रबड़ सील है। तो ये डोम अभी क्लोज है। तो देखिए ये सील पूरा इस पे दब के है यहाँ पास। ये क्यों लगा है कि जो कन्वेइंग होगी तो बैक प्रेशर आपके हॉपर पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कन्वेइंग प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका माल ट्रांसफर नहीं होगा, लाइन ब्लॉक होगी। इसलिए ये सील प्रेशर मिलना बहुत ज़रूरी है। इस सील पे आपका 6 kg वो इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर देते हैं। अगर ये लाइन आपकी सील लीकेज नहीं है, जैसे कि पंचर हो जाना, कट जाना, तो आपको 6 kg प्रेशर मिलेगा। अगर सील में पंचर हो गया, होल हो गया, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर ये ओपन हुआ, ये ओपन के कंडीशन पे है। ये अगर सील जब ओपन होता है, अच्छा उसके आगे एक लिमिटर लगा होता है जिसको वो काटता है। जब वो काटता है तो एयर की सप्लाई इस पे ब्रेक हो जाती है, तो वो जो 6 kg का प्रेशर सील पे आ रहा था वो बाहर निकलने लगता है। क्यों सर, ऐसा ही है ना, 6 kg का प्रेशर वो बाहर निकलने लगता है। तो ये हाँ इंस्ट्रूमेंट, तो वो सील ये जो रबड़ फुला के रखा था तो इस पे चिपका हुआ था, अब वो यहाँ गैप बन जाएगा तो सील प्रेशर आपका लो उस टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, आगे करना। अच्छा, ये पार्ट हैं, ये मोटे मोटे पार्ट ऐसे पता होना चाहिए कहाँ क्या है। जैसे बैक फिल्टर के, ये फिल्टर केज ये अपने यहाँ तो है, लगा है, कहाँ लगा है, साइलो के टॉप पे। फिल्टर केज वो आपके पैजामे जैसा रहता है, उस पे इस केज पे पहनाना पड़ता है, और जाली टाइप का रहता है, उस पे पहना हुआ रहता है। पॉपेट वाल्व हो गया, ये डोम वाल्व हो गया, ये वेसल हो गया, ये सोलेनाइड वाल्व हो गया। इस पे ये पार्ट है पूरा। बेंड्स, ये पाइप इन पाइप है, पाइप के अंदर पाइप ना, कुछ तो ये कपलिंग रिंग असेंबली, ये सब वही लगे हैं। ये जो काटता है एयर असेंबली का बेलो, ये आपका कंडीशनर, ये कंडीशनर के अंदर जो पैड लगे रहते हैं, माल को वो धक्का लगाते हैं, वो हो गया। ये एनआरबी, पॉपेट वाल, डोम, ये आरएबी है। आरएबी भी कई टाइप की आती हैं।
ये आपका स्ट्राइकर आर्म हो गया, ये टॉर्क आर्म हो गया, ये पिस्टन से कनेक्ट रहता है, यही इसको टॉर्क देता है। ये स्ट्राइकर उसको जाके प्रेस करता है लिमिटर को। ठीक है, आगे करना। हाँ, ये है थोड़ा प्रोजेक्ट डाटा शीट अपने यहाँ का, इसको देखते हैं थोड़ा सा। दिख रहा है ना? तो ये अपना बेड एस और फ्लाई एस दो पार्ट में बटा है। बेड एस में 2 हॉपर हैं, इको में भी 2 हॉपर, सब में 2 हॉपर। 2 हॉपर बोले तो एक मास्टर और एक स्लेव। ठीक, अभी ये इनकी बल्क डेंसिटी लिखी है कि जो एस है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है, ये सबके दिए हुए हैं। फिर पार्टिकल साइज, ये कितने परसेंट, कौन से पार्टिकल साइज कितने परसेंट पे है, उतना बहुत अपने को डिटेल पे जाना नहीं। फिर पार्टिकल टाइप, कोर्स और फाइन। जो बेड एस है वो कोर्स है, थोड़ा मोटा माल है, और अपना फ्लाई एस फाइन है, पाउडर जैसे। टेम्परेचर, आपका बेड एस पे जो टेम्परेचर मिलता है 300 डिग्री सेल्सियस, और फ्लाई एस पे 200 डिग्री सेल्सियस। फिर ये कन्वेइंग रेट है, कितने टन पर हावर ये दे सकता है, इनकी कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है। फिर ये कन्वेइंग डिस्टेंस दिया है कि हॉरिजॉन्टल पाइपों का डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जो सबसे दूर है, सबसे दूर अपना बेड एस है। साइलो से डिस्टेंस अगर नापें तो सबसे दूर कौन सा है, बेड एस। बेड एस पे उसके बाद इको, फिर एपीएच, फिर ईएसपी। तो वही है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी लगी है और वर्टिकल लेंथ कितनी लगी है। वर्टिकल तो लमसम सेम होगा, बस बेड एस और फ्लाई एस में इतना डिफरेंस होगा कि साइलो, जो फ्लाई एस का साइलो हो ज़्यादा ऊंचा है और बेड एस का थोड़ा कम है, तो वही डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पाइप में, क्योंकि उसको उतना ऊपर लेके चढ़ा के ले जाना है, तो ये बेड एस वाले को कम लेके जाना है, इसलिए डिफरेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। 22 इसमें हो रहा है, इसमें 25 हो रहा है। देखिए 22 बेड एस में 22 ही, क्योंकि उसका साइलो छोटा है। ठीक है, टोटल ये हो गया, पाइप लेंथ हो गई है। फिर ये बेसल टाइप है, कौन से मटेरियल का कहाँ लगा है। फिर अच्छा ये, हाँ ये देखिए, ये वाटर सिस्टम है। ये जो अपना बेड एस में है WCSH और WCTP, ये इसका होता है स्क्रू हाउसिंग, इसको बोलते हैं थ्रो पाइप। ये अपने बेड एस में दोनों सिस्टम है, लेकिन इको और एपीएच में केवल थ्रो पाइप जाता है। कूलिंग अरेंजमेंट है कि वो थोड़ा एस आए, रुके, होल्ड हो, थोड़ा अपना टेम्परेचर रिमूव करे फिर आए, नहीं तो उससे सील डैमेज कर देगा। अपना ईएसपी पे ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ वाटर कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। ये पाइप के डाया है, बहुत इस पे जाना नहीं। टाइप ऑफ बेंड्स, अच्छा इसमें मेन चीज़ है बेंड, सबसे ज़्यादा अगर ख़त्म करता है तो एस जब जाती है तो बेंड ही सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो जो अपना यहाँ इसके बेंड यूज है वो ACI, वो एब्रेशन एंड कोरोजन इंस्टेंस बोलते हैं, कि ज़्यादा कोर्स पार्टिकल से जो उस पर वो क्या घिसाई होता है वो कम से कम हो, तो ये रहता है। फिर एयर कंजप्शन, ये कन्वेइंग एयर, कन्वेइंग एयर के लिए आपको 4 से 4.5 kg का प्रेशर चाहिए। फिर इस पे साइलो फ्लूइडाइजिंग का ये बाकी और सब ये दिया है, पढ़ लीजिएगा आगे। चलो करो आगे। क्या चीज़ है, एब्रेशन एंड कोरोजन इंस्टेंस। हाँ हाँ, अब ये थोड़ा है हैंडलिंग का ओवरव्यू, जल्दी जल्दी पॉइंट ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट एयर 6 kg जो स्टैंडर्ड डिजाइन है, फॉर सिलेंडर, पिस्टन एंड पॉपेट वाल्व ओपनिंग। अगर कोई पूछे कि इंस्ट्रूमेंट एयर अपनी कहाँ कहाँ जाती है, तो वही पॉपेट वाल्व ओपन करने के लिए। पॉपेट वाल्व ओपन करने के लिए पॉपेट वाल्व से 6 kg प्रेशर नहीं जाता उससे कन्वेइंग लाइन वाला सर्विस एयर प्रेशर ही है, बट पॉपेट वाल्व ऑपरेट होगा तब जाके वो कन्वेइंग प्रेशर जाएगा। उसके लिए आपको वो इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर चाहिए 6 kg। फिर सर्विस एयर आपकी एज कन्वेइंग टू वेसल टू साइलो एंड फ्लूइडाइजिंग पैड। माल चिपके ना, हॉपर पे चिपक जाता है ना, उसके लिए फ्लूइडाइजिंग पैड लगा देते हैं, तो 4 kg का प्रेशर उस पर चलता रहे। सील प्रेशर अपने को 6 kg। व्हेन डोम वाल इज फ्लोड, सील प्रेशर हाई।
आप देखते होंगे जब डोम खुलता है तो सील प्रेशर लो का अलार्म आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एयर सील में ना देके वो बाहर एटमॉस्फेयर में 6 kg निकाल देता है। अगर सील आपका क्लोज है, डोम वाल क्लोज है, तो आपको सील प्रेशर हाई मिलेगा, यानी ओके है। व्हेन डोम वाल ओपन सील प्रेशर इज लो, यदि डोम खुल गया तो वो सील प्रेशर लो मिलेगा। इफ सील इज डैमेज, मान लो सील डैमेज हो गई, सील प्रेशर इज लो, सील प्रोवाइडेड टू बैक प्रेशर इन एस हॉपर बिलो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, सील प्रेशर लो अलार्म आ जाएगा। अगर आपसे उस सील प्रेशर कम रहेगा तो बैक प्रेशर क्रिएट होगा और वो कहाँ चला जाएगा? हॉपर में। तो अपनी सर्विस वो कन्वेइंग हो नहीं पाएगी सही से। तो इसके लिए अपने को सील प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि सील चली गई, सील चली गई, है ना। फिर आता है वेसल प्रेशर। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा लॉजिक है। वेसल प्रेशर लेस देन 1 kg पर सेंटीमीटर। इफ वेसल प्रेशर इज हाई मीन्स कन्वेइंग लाइन ऑफ द एयर हैंडलिंग सिस्टम इज ब्लॉक्ड। यदि आपका वेसल प्रेशर हाई आ रहा है तो मतलब जो कन्वेइंग का प्रेशर है वो आगे जाना चाहिए, तो आगे ब्लॉक है, तो वो वेसल प्रेशर पे ही क्रिएट करेगा, वो बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइन क्या है? ब्लॉक हो रहा है। ठीक है। फिर आता है, अब इसमें कुछ टाइम है, लोड टाइम। लोड टाइम को ही बोलते हैं डोम ओपन टाइम। जितनी देर के लिए डोम आप ओपन करके रखते हो, वो कहते हैं ज़्यादा लाइन ब्लॉक हो तो उस टाइम पे आप डोम थोड़ा कम ऑपरेटिंग टाइम कर लो कि थोड़ा जल्दी जल्दी माल निकल जाए। तो ये अपने हाथ में रहता है, लोड टाइम और डोम ओपन टाइम। फिर एक होता है कन्वेइंग टाइम। आप कितनी देर तक उसको कन्वे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ टाइम के लिए कन्वे किए हो, बेचारा आधा दूर तक गया फिर वो ख़त्म, वो लाइन ब्लॉक करेगा। तो आपको मिनिमम लाइन पूरी फ्लश होनी चाहिए आपकी साइलो तक, तो उस ज़्यादा कम टाइम नहीं करना। फिर साइकिल गैप टाइम, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा कब इसको ऑपरेट होना है, उसके बीच का जो टाइम है वो साइकिल गैप टाइम हो गया। फिर वही जो ये शुरू में बोल दिया था कि न्यूमेटिक सिलेंडर ओपन्स मीन्स डोम वाल क्लोज। यदि आपका सिलेंडर ओपन है तो फील्ड पे बता सकते हो कि माल अभी नीचे जा रहा होगा, क्योंकि उस टाइम डोम वाल क्या होगा? अरे क्लोज होगा, मतलब माल नहीं जा रहा होगा। और न्यूमेटिक सिलेंडर क्लोज मीन्स डोम वाल ओपन। ठीक है, आगे करते हैं। अच्छा, ये अपने साइलो हैं, ये कैपेसिटी है। अच्छा, ये कैपेसिटी स्टैंडर्ड मत मान लीजिएगा कि ये इतना ही होगा, ये बल्क डेंसिटी के हिसाब से चेंज होता है। ये मैं स्टैंडर्ड लिखा हूँ उस टाइम पे, कमीशनिंग के टाइम पे का। तो ये इसके कैपेसिटी है, इतना माल इनसे। ये अपना छोटा वाला ये बेड ऐस है और ये बड़ा वाला फ्लाई ऐस। इसी में मैं बोल रहा था कि 2-3 मीटर का डिफरेंस हो जाएगा पाइपिंग में, हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल पाइप में, क्योंकि इसको ये ले जाके वहाँ चढ़ाना है, इसको है तो ठीक है ना। इनके बेंड पे आपके वो फिल्टर लगे हुए हैं। चलो आगे कुछ। हाँ, अब यहाँ तक हुआ था कन्वेइंग। आपकी एस फर्नेस के हॉपर से उतार लिए हो और भेज दिए हो साइलो तक। अब साइलो से चालू करेंगे कि इसको निकाल के बाहर भेजना है। ये सेकंड पार्ट यहाँ से चालू होता है हैंडलिंग का। तो इस पे अपने क्या क्या लगे हैं ड्राइव वो देख लेते हैं। बेड एस कंडीशनर 1, बेड एस कंडीशनर 2। तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि बेड एस कंडीशनर अपने पास 2 हैं। फ्लाई एस अनलोडिंग सिस्टम 1, फ्लाई एस अनलोडिंग सिस्टम 2। वहाँ फील्ड पे जाते हैं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्लाई एस कंडीशनर 3 कहाँ गया। तो वो अनलोडिंग सिस्टम नहीं है, वो फ्लाई एस कंडीशनर 3 को ही नाम दे दिया गया है। और ये अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है कंडीशनर और ये अनलोडिंग सिस्टम में? कंडीशनर क्या है कि आपको ओपन ट्रक जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें माल लोड करना हो तो ऐसा ही है ना कमर, है ना। तो ओपन वाले में, ओपन ट्रक में अगर आपको माल भरना हो तो आप कंडीशनर का यूज करते हो। उस पर आप उसका ऐसा नहीं है कि जितना सूखा है तो उस पर आप पानी मिक्स कर सकते हो, ये ऑप्शन रहता है कंडीशनर में। लेकिन ये अपने अनलोडिंग में नहीं, ये सूखा है, ये बल्कर वल्कर जो आती है बंद पैक गाड़ियाँ, उसमें अनलोडिंग सिस्टम वाला ये यूज करते हैं। तो ये फ्लाई एस अनलोडिंग सिस्टम 4 हुआ। अब इन सब सिस्टम के लिए कहीं वो फ्लूइडाइजिंग पैड वहाँ भी लगे हैं तो उनके लिए एयर भी चाहिए, तो उसके लिए एयर सिस्टम के लिए वहाँ 2 रूट ब्लोअर लगे हैं, रूट ब्लोअर 1 और रूट ब्लोअर 2। वो एयर प्रोवाइड करता है वहाँ पास। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये है बेड एस कंडीशनर। बेड एस कंडीशनर
सब देख रखे हैं, सिंपल मोटर से चलता है। ये माल यहाँ गिरता है, ये ऐसे घूमते रहते हैं तो माल को आगे धक्का ले जाके आगे यहाँ ये पानी का सिस्टम लगा हुआ है। आपको जितना उसको मसाला टाइप का बनाना है, जितना गीला रखना है, जितना सूखा रखना है, आप यहाँ पानी से इसको वो कर सकते हैं। ये उल्टा घूमते एक दूसरे के, ये मिक्सिंग चेम्बर है। ये पानी यहाँ गिरा, वो ऐसे पूरा मिक्स होके यहाँ, ज़्यादा भी गीला नहीं कर देना है कि पूरा यहीं चिपक जाए, और ज़्यादा सूखा भी नहीं रखना है कि उड़े चारों तरफ। तो एक प्रॉपर जो वहाँ ऑपरेट करते हैं उनको पता रहता है, तो सेट रखते हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। ये अनलोडिंग स्पाउट है, आपके अलकर बलकर आते हैं ना, उसी में ये सूखा सूखा माल डाल देता है सीधे। चलो आगे चलते हैं। ये पाइप इन पाइप, अपने यहाँ की पाइप डैमेज हो गई है। अच्छा, ये पाइप इन पाइप जो है ये अपने खाली बेड ऐस में ही लगता है ना, क्योंकि वो कोर्स पार्टिकल रहता है तो उसको धक्का लगा के आपको पहुंचाना है वहां तक। फ्लाई ऐश में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये सब ज़्यादा डैमेज होता है। ये पाइप है, इसके अंदर सर्विस एयर की प्रेशर रहता है, और इसके यहाँ पास बेड मटेरियल रहता है, तो ये धक्का लगा लगा के इसको ले जाता है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप ये लाइन को घुमा के उल्टा लगा दो ना, नहीं लगा सकते जी। इनलेट साइड में आपके इसके देखोगे कि हार्ड फेसिंग की होती है, जहां आपकी घुसेगी वहां पास तो थोड़ा मटेरियल ओवरलैपिंग वेल्डेड रहता है, और आउटलेट साइड नहीं रहेगा। तो ये नहीं कि आपका इधर घिस रहा है तो चलो अगली बार यूज करने के लिए इसको पलट के नहीं चला सकते, खत्म ही हो जाती है लाइन। ठीक है, आगे करना। अच्छा, ये थोड़ा सा एस कैलकुलेशन, ऐसे हल्का मोटा सा आइडिया लेने के लिए कि आपकी एस निकल कितनी रही है, दिन भर चला रहे हैं तो एस आती कितनी है। ठीक है, तो एस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो ये ले लिया है स्टेशन हीट रेट, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेली बेसिस पे निकल जाता है। जीसीबी आपको पता होना चाहिए, हमारे WTP वाले देते हैं जीसीबी कितनी रहती है फ्यूल की। अभी मैं जो लिया हूँ उसी पे समझते हैं। फिर पावर जनरेशन मैं यहाँ ले लिया हूँ 45 मेगावाट। एक मान के चला हूँ कि पूरा दिन 45, मैं 1 घंटे का ही निकालूंगा। अभी मान लीजिए कि 1 घंटे में कितनी एस लगी, कितना कोयला लगा, कितना एस निकली। आप इसको पूरा दिन का निकालना है कि 1 दिन में कितनी एस निकल रही है, तो यहाँ से वो DPR रिपोर्ट बनती है। DPR में जितने किलोवाट आपके बने हैं वो आप यहाँ डाल दें तो पूरा दिन का निकल सकता है। तो हम तो अभी खाली 45 मिनट 1 घंटे चला तो कितनी एस निकलेगी। और एस कंटेंट 38%, ये DC वहाँ से रिपोर्ट मिलती है अपने को कि एस परसेंटेज कितना होगा। अब सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कि कोल कंजप्शन कितना लगा। कोल कंजप्शन यानी केजी पर किलोवाट, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितने केजी कोल हम बर्न किए। तो इसका फार्मूला है SHR इंटू अपॉन GCV ऑफ कोल, स्टेशन हीट रेट उनका। तो ये अपना स्टेशन हीट रेट जो भी 28 बदलता रहता है, थोड़ा 2800-2900, इसको आप नेट हीट रेट से भी निकाल सकते हो। यहाँ मैं SHR लिया हूँ, नेट हीट लेंगे तो थोड़ा इससे ज़्यादा आएगा। अब अच्छा, ये हीट रेट अपने को तो ये रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके, लेकिन अब वो कहीं मैं एक बार पूछा था किसी ने कि सबसे कि स्टेशन हीट रेट कम से कम कितना कर सकते हो। पहले मेरे को नहीं पता होता था कि स्टेशन हीट रेट होता क्या है, तो मैं बोल दिया था 500, है ना। अब जब आइडिया नहीं तो मतलब तुक्का भी मारे तो क्या मारे, पता नहीं था कि 1 किलोवाट जनरेट करने के लिए मिनिमम 860 तो चाहिए ही, है ना। तो तुक्का भी गलत हो गया, तो 860 से तो कम नहीं ला सकते। तो आपका ये स्टेशन हीट रेट है, तो इस पे आप GCV का डिवाइड करोगे तो आपका पर केजी वो केजी पे कोल आएगा। अब आपको ये 1 घंटे का आया ये पर किलोवाट का। अब इसका टोटल कोल पर हावर यानी आपने टोटल 45 मेगावाट की है, तो इसको निकालने के लिए कोल कंजप्शन कितना हुआ और प्लांट लोड कितना है। तो प्लांट लोड आप मेगावाट में वही 45, इसको किलोवाट में कर लो या कि वो कर लिया 1000 का इंटू कर लिया, तो ये आपका आ गया 29,655। इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 29 पॉइंट, यानी 45 मेगावाट के अगर इस GCV का ये हीट रेट मिल रहा है तो आपको इतना टन कोयला लगेगा। अब ये कोयला निकल गया, अब कोयला निकल गया तो हमको पता है कि हमारे कोयले में एस कितना परसेंटेज है। एस परसेंटेज है कितना, 38%। कितना है, 38%।
38% से हम कोल में ये निकाल लिए कि ये इतना कोल लगा, 38% के हिसाब से इतनी ऐश निकल गई, इतनी ऐश निकली, तो ये इसको हमने टन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 11 टन 11 पॉइंट कुछ है, इतने टन कोयला वो ऐश आ गई। अब शुरू में ही पढ़े थे कि बेड ऐश हमारा कितने परसेंटेज है, 20%, और फ्लाई ऐश 80%, यानी वो निकाल लिए कि बेड ऐश हमारा ये आपका 2 पॉइंट इतना आ गया और ये फ्लाई ऐश 9 टन के करीब आ गया। ये पूरे दिन का भी निकल जाता है, ये ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, टाइम तो नहीं हुआ, चलो हाँ तो अच्छा, अब ये थोड़ा ऑपरेशन का है कि चालू बंद करने के लिए क्या हेल्दी होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको देख लेते हैं। ऑपरेशन प्रोसीजर, तो अपने यहाँ 2 सिस्टम है, प्रोब मोड और टाइमर मोड। हमारे यहाँ जब से वो टाइमर मोड ही चलता है, प्रोब मोड नहीं चलता। प्रोब मोड होता क्या है वो ये तो क्लियर होना चाहिए, भले चले चाहे ना चले। प्रोब मोड में क्या रहता है कि आपका मास्टर साइड का लेवल देख के वो ऑपरेट होता है। प्रोब मोड में मास्टर साइड का लेवल देख के ही डोम ओपन या कि क्लोज होगा। तो अपने यहाँ वो सिस्टम बंद है। अपने यहाँ टाइमर मोड है, यानी टाइम के हिसाब से वो अपने आप चाहे लेवल उस पे हॉपर पे हो चाहे ना हो, वो टाइमर अगर सेट है तो उसके हिसाब से वो ओपन क्लोज होगा। फिर हाँ एक क्या रहता है हमारा अपन नॉर्मल अगर हमने प्रोब मोड पे डाला हाँ तो अपन लेवल नहीं लेगा ना, तो प्रोब मोड में चलेगा तो हमारा जो गेट साइकिल है ना वो एनी टाइम 0 रहेगा। हाँ उसको 0 कर रखते हैं, एनी टाइम नहीं करेगा नहीं। हाँ अगर हमने प्रोब मोड में डाला ना तो एनी टाइम वो 0 ही रहेगा, है ना, गेट साइकिल में जाएगा ही। हाँ अगर हमारा अपर लेवल नॉर्मल है तब भी वो सिस्टम चलेगा तो प्रोब मोड में। हाँ कई कई जगह उसको हम प्रोब मोड में ऑटो सिस्टम रखते हैं, जो लेवल स्विच एक्टिव हुआ उस पे भी हाई लो का आज ही देखिए, हाई लो का लगा रहता है। प्रोब मोड में ऑटोमेटिक अगर हमने ऑटो सिस्टम में डाला हाँ हाँ तो प्रोब और ऑटो दोनों में हाँ हाँ ऐसा ही है, ठीक। फिर है वेंट फिल्टर माउंटेड ऑन टॉप ऑफ साइलो स्विच्ड ऑन। जो साइलो में वेंट फिल्टर लगा है वो चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर धक्का पिल डाले पड़े हो, उधर फिल्टर है बंद है, आप उसकी सांस उधर बंद किए हो, इधर जाओ तो उस पर कोलाप्स हो, तो वो चालू होना चाहिए। ये वही 2 मोड है कि अगर केस ऑफ प्रोब मोड मास्टर लेवल पे ही उठाता है, ये नहीं कि आप उसको स्लैब साइड कर लो। इनकेस टाइमर मोड साइकिल गैप टाइम लेना है। फिर इनेबल कंडीशन, कोई भी सिस्टम आपको चालू करने से पहले हेल्दी क्या क्या होना चाहिए। जैसे BFP ID फैन चालू करते हैं तो उसमें क्या क्या हेल्दीनेस परमिसिव मांगता है, तो वैसे क्या है इनलेट डोम सील प्रेशर ओके। डोम सील प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, ओके रहना चाहिए। वेसल प्रेशर इज लो, वेसल प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब वो क्या है कि लाइन हमारी ब्लॉक है या कि चौक है। फिर वेसल प्रेशर इज नॉट हाई, 2 अलार्म है, दोनों के स्विच है। कन्वेइंग प्रेशर इज ओके, कन्वेइंग प्रेशर भी बहुत लो नहीं होनी चाहिए, ओके रहनी चाहिए। फिर RCC बेड है साइलो लेवल नॉट हाई, ये भी बड़ा मस्ट है। आपका यदि साइलो लेवल हाई होगा तो सिस्टम चालू नहीं होगा, ठीक है। अलार्म भी ये कितने टाइप के हैं देख लेते हैं। डोप वाल सील फेल आता है अलार्म अपने DCS पे। लाइन ब्लॉक इसका भी अलार्म आता है। कन्वेइंग साइकिल फॉल्ट इसका भी है। कन्वेयर एयर फॉल, कन्वेइंग एयर अगर फेल है तो वो भी एक साइलो लेवल हाई, इतने टाइप के अलार्म आते हैं। चलो आगे करते हैं। ये है साइलो का। साइलो में एज कंडीशनर ऑपरेशन सीक्वेंस करते सब फॉलो है, सबको पता है, बस एक ओवरव्यू लेते हैं। इस सिस्टम से करेंगे तो मैं कई बार आज सैलो जाता हूँ तो देखता हूँ उसके प्लेटों पे राख चिपकी है, सिस्टम बंद पड़ा है। तो आपको जब सिस्टम बंद करो तो वो क्लीन होना चाहिए। वो क्या उसके प्लेटों पे चिपक जाता है तो जो ऐश ढकेलना था वो इतना मोटा मोटा हो जाएगा, उसकी गैप कम हो जाता है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि जब आप चालू करने के लिए ये सीक्वेंस ले रहा हूँ तो बंद करने के लिए सीक्वेंस इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ देखता हूँ तो उसके साइलों पे वो प्लेटों पे एकदम माल चिपका रहता है। तो एज कंडीशनर पंप इज स्टार्टेड, आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट चालू कर देना है, पंप आप स्टार्ट कर लो, पंप आपका स्टार्ट रहता होगा। फिर एज कंडीशनर इज स्टार्टेड, एज कंडीशनर आप ये जो मोटर लगी थी वो स्टार्ट करो। फिर ओपन वाटर स्प्रे वाल जो आपको सेट करना है उस हिसाब से स्प्रे से सेट कर लो। देन RBF इज स्टार्टेड, तब जाके RBF बोले तो रोटरी वैन फीडर, यानी तब जाके आपको रोटरी वाला चालू करना है। ये नहीं कि आप पहले ही इसको चालू कर दिए।
अब ये जरूरत कहाँ पड़ेगी, बंद करने में इसका उल्टा सीक्वेंस बड़ा जरूरत पड़ेगा। फिर देन है ओपन प्लेट वाल्व मैनुअली, इसको अपने यहाँ तो हमेशा शायद खोल के ही रखते हैं, बंद रखते हैं। हाँ, चाहे अगर लास्ट में आपको आरबी क्या है, आप प्लेट अगर खोल के रखोगे और डायरेक्ट आप रोटरी चला दिए तो कभी कभी वो ट्रिप हो जाता है ओवरलोड पे, इसलिए हमेशा प्लेट बंद रहे। ये सीक्वेंस है मतलब चालू करने का, इससे आपका सिस्टम बढ़िया चलेगा, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं प्लेट खुला रहेगा माल लोड। ये आरबीएफ की खासियत होती है, रोटरी एयर लॉक वाल्व होते हैं, इसमें एयर इतना मतलब गैप इतना कम होता है कि एयर बैक नहीं जानी चाहिए, तो गैप काफ़ी कम रहता है, माल वहाँ भरा रहेगा, सूख जाएगा तो रोटरी अपनी ट्रिप होने लगती है बार बार। तो ये ध्यान देना रहता है कि आरबीएफ स्टार्ट कर बाद में प्लेट को खोलना है ताकि उस पर लोड ना रहे, नहीं तो वही माल भरा रहेगा, सूखता रहेगा। अब इसको बंद करने में उल्टा सीक्वेंस, सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपका ट्रक फुल हो गया जाके सट्टे से बंद कर दिया ना, बंद कर दोगे सारा माल उसी पे भरा रह जाएगा, उसी पे सूखेगा, फिर ब्लॉक करेगा, चिपक जाएगा। वैसे भी ऐसा है, इसमें लाइम वाइम कुछ तो रहता ही होगा, तो क्लिंकर बना लेता है। फिर देखता हूँ वो रोटरी की हालत बड़ी डैमेज रहती है वो कंडीशनर की। तो सबसे पहले अगर आपका ट्रक फुल हो गया तो आप जाओ प्लेट वाल्व मैनुअली क्लोज करो। मान लो वो वाल है वहाँ नहीं पहुँच पाते, हर बार क्लोज करना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेप को छोड़ दो। सेकंड स्टेप या आरबीएफ इज स्टार्टेड, रोटरी खाली बंद करो, ये नहीं कि कंडीशनर बंद कर दो। आपने कंडीशनर पहले बंद कर दिया, आरबीएफ तो माल ठूसे जा रहा ना रोटरी में। नहीं सिस्टम तो सर फॉलो कर रहे, बस उसको देखना है वो क्लीन रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे नहीं कि माल भरे पे ही छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, मेन दिक्कत होती है फिर छेनी हथौड़े से लेके उसको साफ करना पड़ता है। तो आपको ये बंद करना, ये देन आपको वाटर स्प्रे बंद कर देना है, फिर उसके बाद एस कंडीशनर को आपको स्टॉप कर देना है। देन ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर है ना, ये मत सोचना कि कुछ मैं बता रहा हूँ कि आप गलत चला रहे हो, ये सब बढ़िया चल रहा है सिस्टम, इतने साल से ही चल रहा है। ठीक है, आगे करना। ये आपके कमीशनिंग टाइम पे ये डाटा डाला था कि डोम टाइम, ये तो चेंज होते रहते हैं, ये कमीशनिंग के टाइम का था, तो आप देख सकते हो एक बार ओवरऑलिंग के लिए। ठीक है, और थोड़ा आगे करना। लो भैया ऐस निकल गई अपने प्लांट से, अब इसका रह गया यूज करना, तो यूज कर सकते हैं कहीं कहीं। किस टाइप के यूज हैं, ईंटें बनाने के, तो हम खुद ही बना रहे हैं ईंटें, हमारे प्लांट में ईंटें बन रहे हैं फ्लाई ऐश के, है ना। फिर सीमेंट फैक्ट्री में देते ही हैं, सीमेंट फैक्ट्री में जा ही रहा है। लैंड फिलिंग, किसान ले जा सकते हैं भैया, कहीं गड्ढा पड्ढा है भर लो, और हाईवे कंस्ट्रक्शन इसके लिए ले जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बस होगा भैया, ऐसा तो सर इसमें कोई सवाल वाल तो होगा